वो निर्दोष आदमी, उसको मालूम पड़ जाएगा उसने किससे बात करी, उसने बातचीत नहीं करी। और ये जो मुखबिर इनकी भी डिटेल निकलनी चाहिए, और इन मुखबिरों की डिटेल में निश्चित रूप से पुलिस वालों के नंबर होंगे, उनकी भी डिटेल निकाली जानी चाहिए, तब जाके कड़ी से कड़ी जुड़ेगी और तब जाके असली बात सामने आएगी। केवल इसको कहना कि हमने मुखबिरों को पकड़ लिया और मुखबिरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेश जैन। नीमच जिला जिस प्रकार से पूरे देश प्रदेश में अफीम की खेती को लेकर जाना जाता है, वैसे ही अवैध मादक पदार्थों की तस्करी को लेकर भी नीमच जिला काफी सुर्खियों में रहता है। लगातार तस्करी के मामले बड़े से लगाकर बड़े मामले नीमच में देखे जाते हैं, जहां यहां से राजस्थान से लगाकर बाड़मेर और आउट ऑफ क्षेत्र में तस्करी की जाती है। यहाँ के तस्कर जो है वो बड़ी मात्रा में देखा जाता है तस्करी लेकर, अवैध मादक पदार्थ लेकर बाहर जाते हैं और पुलिस ने धर दबोची है। लेकिन देखा जा रहा है कि इन दिनों जिस प्रकार से तस्करी को लेकर जिला प्रसिद्ध है, वैसे ही पुलिस की जो कार्रवाई है वो हाल ही में जो अक्षय गोयल नीमच के प्रतिष्ठित रेलवे ठेकेदार जो हैं उनके मामले को लेकर काफी चर्चाओं में दिखाई दे रही है। नीमच जिले की जावत पुलिस, जहां मामला पूरा हाई कमान तक पहुंचा, सीएम से लगाकर गृह मंत्री तक पूरे मामले में पैनी नजर बना रही। आईजी डीआईजी ने मामला संज्ञान में लिया। हर मामले पर नीमच पुलिस से अपडेट लिया गया और मामले में जो बड़ा ही चौंका देने वाला खुलासा है, पहली बार 3 मुखबिर जो थे, मुखबिर उन सहित 3 लोगों को आरोपी बनाया गया। किस प्रकार से अक्षय गोयल जो है उसे षड्यंत्र रचते हुए फंसाने का प्रयास किया और पूरे मामले में जावत पुलिस की कार्य प्रणाली भी विवादित दिखाई दी और 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया। साथ ही साथ जावत थाना प्रभारी जो है उन्हें भी लाइन किया गया। इस मामले में अधिक चर्चा के लिए प्रदेश अंचल की विशेष चर्चा में हमारे साथ में 2 मेहमान उपस्थित है, मैं उनसे परिचय कराऊंगा। बीजेपी के नेता महेंद्र जी भटनागर हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है, साथ ही साथ कांग्रेस किसान नेता उमराव सिंह जी गुजर भी हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है। हम चर्चा करेंगे पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर क्या सोचती है समाज, क्या पुलिस की कार्रवाई हाई प्रोफाइल मामला था तो उस पर कार्रवाई नहीं हो पाई, लेकिन एक आम गरीब किसान जो होता है उसके साथ क्या होता है, किन परिस्थितियों से गुजरता है, क्या निर्दोष बेगुनाह लोग भी पुलिस की कार्रवाई का शिकार होते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे करना चाहूंगा, सरकार आपकी है, बड़ा ही पहला नजारा देखने को मिला जिसमें देखा गया किस प्रकार से पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े हुए, मामला हाई प्रोफाइल हुआ, ऊपर से लगाकर नीचे तक पूरा पुलिस डिपार्टमेंट में हड़कंप मच गया और आखिरकार 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया, मुखबिर से 3 लोगों को आरोपी बनाया गया। क्या कहती है बीजेपी, क्या चर्चा हुई आपके ऊपर तक? देखिए, जहां तक इस मुद्दे का सवाल है तो पुलिस की कार्यप्रणाली निश्चित रूप से संदेहास्पद है। ये बिल्कुल ठीक है कि चूंकि वो प्रतिष्ठित फर्म थी, वो नीमच का प्रतिष्ठित व्यापारी के पुत्र थे और वो भी प्रतिष्ठित व्यापार व्यवसाय करते हैं, उनका अफीम से क्या खेती से भी कोई लेना देना नहीं है, अफीम के से भी वो जानते नहीं कि अफीम क्या होती है। ऐसे परिवार के व्यक्ति को मैं तो ये कहूंगा कि पुलिस भी कहने के उसमें शामिल है, उलझाया गया और एक उसको फंसाया गया झूठे षड्यंत्र रच के, तो निश्चित रूप से पुलिस के इसमें संदेहास्पद घेरे में है। और अगर एक गरीब व्यक्ति होता तो कोई उसके पीछे खड़ा नहीं होता, तो निश्चित रूप से वो जेल में सड़ रहा होता, मुकदमा उस पर कायम हो गया होता था और वो भी बंद होता, न इस मुद्दे की कहीं चर्चा होती, न कोई बात आती, अखबार में एक सामान्य समाचार छप जाता कि एनडीपीएस का आरोपी पकड़ाया। उमराव जी भाई साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा इसको लेकर कांग्रेस क्या सोचती है? आप भी किसान नेता के नाम से जाना थे, किसानों के साथ हर मुसीबत की घड़ी में आप साथ में खड़े होते हैं, ऐसे में क्या एनडीपीएस की कार्रवाई को लेकर किस तरह के सवाल खड़े हुए इस कार्रवाई को देखने के बाद? निश्चित रूप से ये जो कार्रवाई हुई है इस पर किसान और जनता की नजर में गलत कार्रवाई हुई है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये कार्रवाई तो जो की गई है, इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, लेकिन ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं तो वर्तमान में जो भी कार्रवाई हुई, क्या उसको लगता है कि उससे आप संतुष्ट नहीं है और क्या कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे मामलों में? क्या मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, क्या हालात हैं? निश्चित रूप से इस मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है और इसमें जो सस्पेंड किए हैं उनको बर्खास्त करना चाहिए। और मैं तो ये सोचता हूं कि जितने भी जिले में पुलिसकर्मी हैं, जितने कर्मचारी हैं, उन्होंने अवैध धंधों में कौन कौन लिप्त हैं, इनकी कार डिटेल निकाली जानी चाहिए पुलिस प्रशासन द्वारा और एक अलग एजेंसी नियुक्त की जानी चाहिए और ये किन किन से संपर्क में रहते हैं और इनके पास क्या क्या प्रॉपर्टी, इनने इस सीमित साधनों के बावजूद भी कितनी गाड़ियां इनके यहाँ बंगलों पे खड़ी रहती है, कितनी प्रॉपर्टी इनने ले ली है, इसकी भी साथ में जांच होनी चाहिए। और पिछले कई सालों से
जो अवैध केसों में ये दर्ज करने में ये लोग मिले हुए हैं, इस मामले की भी जांच की जानी चाहिए। जैसे कि उमराव जी ने बहुत अच्छी बात बोली है, महेंद्र, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, आपकी सरकार है जो कि सीएम से लगाकर गृह मंत्री से आपकी चर्चाएं होती हैं, जिस प्रकार से कहा एक मामला नहीं है, ये तो पहला मामला था, हाई प्रोफाइल था, आप खुद स्वीकार करते हैं इस बात को, इसलिए इस मामले में कहीं न कहीं उसको न्याय मिल गया, निर्दोष व्यक्ति बच गया। लेकिन एक गरीब इंसान जो होता है, क्या उसके लिए इस प्रकार से सब तरफ आवाज उठ पाती? क्या भोपाल तक सरकार हिल पाती? क्या हर पल का अपडेट ले पाते पुलिस महकमे में? हड़कंप मच पाता या अखबार की दो सुर्खियां बनकर वो रह जाता? देखिए, मैंने आपसे भी ये बात प्रश्न का जवाब मैं आपको खुद ही दे चुका हूं कि एक सामान्य से समाचार छप जाता है और घटना की समाप्ति हो जाती है। मेरा ये कहना है इस मामले में कि उमराव जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा, मैं इससे एक कदम और आगे जाना चाहता हूं कि ऐसे अनेकों लोग हैं जो निर्दोष रूप से अभी जेल में सजा भुगत रहे हैं, और जो पकड़ में आते हैं वो केवल कैरियर होते हैं, जो कुछ पैसों के लालच में अफीम इधर से उधर पहुंचाने का काम करते हैं। जो बड़ी मछली है वो उसमें जिंदा रहती है, जब तक वो मछली पकड़ में नहीं आएगी तब तक ये गोरख धंधे चलते रहेंगे, ऐसे निर्दोष लोगों को लगातार फंसाया जाता रहेगा। इसीलिए कहीं ना कहीं ठोस कदम उठाने की जरूरत है। ये कोई पॉलिटिकल मामला नहीं है, कांग्रेस भाजपा से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, ये सीधे सीधे किसानों से और आम जनता की लड़ाई है। जो गरीब लोग हैं, जो भुखमरी के कागार में, जिनके पास कोई काम धंधा नहीं होता, वो इस लालच में आ जाते हैं। अखबार में खबर छपती है कि 1 किलो अफीम पकड़ी, बोले 50 लाख की अफीम पकड़ी है। अब वो 1 किलो अफीम का वास्तविक मूल्य क्या है? मैं थोड़ा आप लोगों से भी निवेदन करना चाहूंगा और खासतौर से अखबार मालिकों से भी निवेदन करना चाहूंगा कि उसका वास्तविक मूल्य छापे। उससे क्या होता है, नए जो बच्चे होते हैं, नए जो लोग होते हैं, उस लालच में आते हैं और इस धंधे में पड़ जाते हैं कि 50 लाख की अफीम 1 किलो, वो लालच उनको लगता है और उससे इस धंधे में कहीं ना कहीं ये जो काम करने वाले लोग प्रलोभन देते हैं और ऐसे लोगों को छाड़ते हैं, तो वो लोग कहीं ना कहीं जाके निर्दोष लोग उलझ जाते हैं। अभी जो सवाल उठाया उठाया उमराव जी ने पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर, देखा जाता है बड़ी बड़ी लग्जरी कारें, मैं आपसे ये बात बोल चुका हूं कि पुलिस की कार्यप्रणाली निश्चित रूप से संदेहास्पद है कि कुछ सालों की नौकरी में वो अथा प्रॉपर्टी इकट्ठी कर लेते हैं, गाड़ियां चलाते हैं, बड़ी बड़ी कारें जो हम सोच नहीं सकते वो गाड़ियों में वो घूम रहे हैं। तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों की जांच होनी चाहिए, उनकी प्रॉपर्टी की जांच होनी चाहिए कि इतने साल की नौकरी में उन्होंने इतना पैसा कैसे कर लिया, कैसे लगेगा इस पर अंकुश? क्या मानना है? इसका अंकुश लगना चाहिए, इस पर अंकुश आसानी से लग सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आज मैं कोई गाड़ियों में घूम रहा हूं, मेरे पास गाड़ियां खड़ी तो दिख रही है ना, उस व्यक्ति की जांच हो जाए। अब इसमें जो मामला जो आपने जो बात बोली, सरकार का मुद्दा नहीं है, बिल्कुल सही कहा, किसी पार्टी का मुद्दा नहीं है। हर पार्टी आती है, हर सरकार आती है, बदलती, किसान वही रहता है, बेगुनाह लोग फंसते हैं, तस्करी लगातार चल रही है, कितनी कार्रवाइयों के बाद भी तस्करी पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। मैं वही बता रहा था, सवाल जनता पूछती है, जनता इसलिए पूछ रही है, जनता को जवाब देने के लिए। जनता प्रलोभन में नहीं आए, एक तो ऐसे ऐसे कैरियर लोग जो होते हैं वो प्रलोभन में नहीं आए, जब उनको बहुत वास्तविक मूल्य छपेगा तो निश्चित रूप से इससे दूर होंगे। अभी वो इस लालच में आते हैं कि 50 लाख की अफीम और मूल्य उसका वास्तव में 15,20,000 रुपए, इसलिए उस चीज का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। एक चीज ये चीज है, अब जैसे समाचार पत्र है, तो समाचार में कोई भी समाचार ऐसे छापा जाता है, बड़ा चढ़ा के छापा जाता है, तो वो वास्तविक स्थिति में आए। और आप लोग भी वास्तविक स्थिति अगर बताएंगे जनता को, तो निश्चित रूप से जो प्रलोभन में आने वाले वो प्रलोभन में नहीं आएंगे। दूसरा मेरा कहना है, जिन लोगों के पास इस तरह की प्रॉपर्टी और दिखाई देती है, उनकी पुलिस को, एसपी को संज्ञान लेके तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अब समस्या उस कार्रवाई करने में क्या आती है कि कार तो मेरे पास है पर वो आपके नाम से, आपके नाम से, आपके नाम से, तो फिर इसकी भी जांच होनी चाहिए कि उसकी स्थिति है कि नहीं। अभी वो क्या कह के बच जाते हैं कि मेरी गाड़ी नहीं, मैं तो उसकी गाड़ी लेके चल रहा हूं, तो जिसकी गाड़ी है उसकी स्थिति गाड़ी लेने की है कि नहीं। इस स्तर तक जब तक नहीं जाएंगे, उस कड़ी से कड़ी को जब तक पुलिस नहीं जोड़ेगी, जब तक उस सरकार ये चाहेगी और सरकार ऐसा करे कि उनको निर्देशित करे इस तरह की कड़ी बनाकर और नीचे तक जाया जाए, तो आखिरी कड़ी तक जाया जाए, तब जाके वो मेन मछली है वो पकड़ में आएगी। और जिस दिन ये बड़ी मछली पकड़ में आ गई, उस दिन जाके तब जाके तस्करी का मामला बंद होगा। तस्करी का मामला सरकार आपकी है, किसी किसी को तो पहल करनी पड़ेगी। आप नीमच जिले से वाकिफ है, कई वरिष्ठ नेताओं में आपका नाम आता है, आप पूरी तरीके से, किसान भी मानता हूं मैं, आपके पास जगह भी किसान भी है, किसानों की पूरा अच्छे तरीके से समझते हैं, आप उनके साथ जाके मुसीबत में खड़े भी होते हैं। तो शुरुआत कैसे होगी इसकी, कब तक इंतजार करना होगा किसान को? बिल्कुल सही बात है कि शुरुआत कैसे होगी, तो इसकी शुरुआत हम पूर्व में भी कर चुके हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमसे निवेदन किया था, तो उन्होंने चित्तौड़, नीमच, मंदसौर और प्रतापगढ़, इन चारों को एसपी को बुलाकर बिठा के बात भी करी थी। उनको निर्देशित किया था कि कुछ भी परिस्थिति आ जाए, कैसी परिस्थिति आ जाए, एक दाना भी अफीम का या डेढ़ो चूरे का इन जिलों की सीमाओं से बाहर नहीं जाना चाहिए। ये मीटिंग हुई थी और उसके बाद निश्चित रूप से अंकुश भी लगा था, बहुत ज्यादा अंकुश लगा था और चारों तरफ बहुत सख्ती भी हो गई थी।
लेकिन फिर कालांतर में फिर जैसा चलता है धीरे धीरे फिर ढीलापन आया, सरकार भी बदल गई, फिर उसमें सरकार बदली, फिर वापस सरकार बदली। तो ये जो ढीलापन आया सरकार बदलने और जाने आने में, इसका फिर इन लोगों ने फायदा उठाया और फिर से ये घटनाक्रम आपके सामने देखने को आया। निश्चित रूप से सरकार अब स्टेबल हो गई है, अब सरकार ये दिशा में तेजी से काम करेगी। हमने ऊपर तक हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से हमने ऊपर तक माननीय मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचाई है। हमारे माननीय मंत्री जी, हमारे दोनों विधायक और सांसद जी इनको अवगत कराया है। उन्होंने ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा कर इसमें चर्चा करी है, क्योंकि परसों हम सब साथ में, लेकिन वह मीटिंग नहीं हो पाई। माननीय मुख्यमंत्री जी के ससुर का देहांत हो गया था, तो वापिस उन्होंने समय लिया है और इस बारे में पूरा एक एक घटना से एक एक चीज से उनको अवगत कराकर इस पे किस तरह से अंकुश लगाया जाए, ये बात को उन तक रखा जाएगा और निश्चित रूप से इसका अंकुश लगेगा और जो दोषी हैं उनको किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि एकदम से उनको बर्खास्त नहीं किया जा सकता। अगर बर्खास्त कर देंगे तो कोर्ट से वापस वो जांच पहले होगी, जांच करके उनको दोषी पाकर उसके बाद उनको बर्खास्त किया जाएगा। और उमराव जी, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार ऐसे लोगों को बख्शने वाली नहीं है, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, चाहे वो कितनी बड़ी मछली क्यों ना हो, उस पर चाहे कितने बड़े आदमी का हाथ हो, ऐसे दोषी व्यक्ति को किसी भी हालत में सरकार बख्शने वाली नहीं। उमराव जी, क्या लगता है, महेंद्र जी कह रहे हैं कि बिल्कुल पूरी तरीके से सरकार ने कमर कस ली है, सरकार इस पर अंकुश लगाने का प्रयास करेगी। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में जो सरकार है वर्तमान में, जो सरकारें थी, आपकी सरकार भी रही, पर कभी इस मुद्दे पर अंकुश लगाने का प्रयास नहीं किया? अगर किसान जो परेशान है, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में अंकुश लगेगा सरकार में, क्या ऐसे ही किसान परेशान होता रहेगा? देखिए, मैं जहां तक सोचता हूं कि कोई भी सरकार आए, बातें सब किसानों के पक्ष में की जाती है, लेकिन काम कहीं भी किसानों के पक्ष में नहीं किया जाता। और बड़े बड़े अधिकारी और प्रशासन में बैठे हुए लोग सरकार चला रहे हैं और जनप्रतिनिधि ऐसे मौके पर अगर मौन रह के सहमति देंगे तो इस तरह के फर्जी केस जिले में बनते रहेंगे। मैं तो ये चाहता हूँ कि जितने भी इस 8, 18, 8, 29 अफीम रोड़ा चोरी के केस में जितने लोग बंद हैं, क्यों नहीं उनकी जांच की जानी चाहिए, उनकी संपत्ति की भी जांच की जानी चाहिए कि इस तस्करी के आरोप जिन पर लगे हैं उन्होंने अवैध तरीके से तस्करी की तो कितना पैसा कमाया। बहुत सारे ऐसे गरीब लोग बंद हैं बेचारे, जिनकी रोजी रोटी के जो है घर पे व्यवस्था नहीं है। ऐसी स्थिति में तस्कर की एक परिभाषा निश्चित रूप से होनी चाहिए कि उसने तस्करी करते हुए क्या कमाया और उसके ऊपर ही सजाएं और इंक्वायरी निर्भर होनी चाहिए। लेकिन जो कुरियर बॉय जो होते हैं, जो पहुंचाने का काम करते हैं, पुलिस तो उन तक कार्रवाई करती है। आज तक किसी नतीजे में, भले जो गिरोह जो होता है, जो तस्करी के सरगना है, उन तक कभी पुलिस नहीं पहुंच पाई है। अभी भी देखा जाता है हर कार्रवाई में सिर्फ कार्रवाई तक मामला सीमित होता है, पीआर के बाद क्या हुआ, कौन गया, कोई भी नहीं, पुलिस के हाथ खाली दिखाई देते हैं हमेशा। कब तक? अभी इस जिले में जितने पुलिस कर्मी हैं उनके अगर मोबाइल लोकेशन निकाली जाए और डिटेल निकाली जाए, कार्ड डिटेल, तो बड़े बड़े तस्करों से इनके संपर्क रहते हैं, उनका माल कब निकलता है ये भी इनकी जानकारी निकल रहती है और कई लोग तो निकालने का सहयोग करते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को चाहिए कि इनकी कार्ड डिटेल निकलवा के इनकी जांच की जाए। और मैं जहां तक सोचता हूँ कि जो ये केस बना है इस पर कि धारा 42 के अंतर्गत बड़े अधिकारियों को एक प्रस्तुत की जाती है कि ये केस हम बनाने जा रहे हैं फलाने का और उसमें सहमति चाहिए। उसके बाद उसको पकड़ा, उसको कहां ले गए, वो माल कहां से आया और कहां वो देने जा रहा था, इस पर बात होनी चाहिए। पुलिस जो है न्यायालय तो नहीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कार्रवाई। देखिए, कार्रवाई जिस थाना पुलिस को करना चाहिए वो न करते हुए, महेंद्र जी आपसे भी सवाल करना चाहूंगा, जावद की पुलिस नीमच में आके कार्रवाई करती है। पहले भी आरोप लगे जाट वाले मामले में कि जाट क्षेत्र में जावद की यही टीम ने जाके कार्रवाई करी है। तो कहीं ना कहीं पुलिस की जो शिकायत हुई थी उस मामले में, उस पर भी सवाल खड़े होते हैं। पुलिस कप्तान को उस पर भी संज्ञान लेना चाहिए, आईजी डीआईजी को संज्ञान लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं पुलिस जो कार्रवाई कर रहे हैं, क्या वाकई में कहीं, ये तो हाई प्रोफाइल मामला था, लेकिन निर्दोष और गरीब इंसान होता, उसके साथ कौन आवाज खड़ी करेगा उसकी? नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही और उमराव जी ने भी सही मुद्दा उठाया है कि इनकी जांच होनी चाहिए, कॉल डिटेल निकलनी चाहिए और साथ में थोड़ा सा यह भी देखा जाना चाहिए कि यही टीम लगातार इस तरह के मामले क्यों कर रही है। यही टीम हर जगह पकड़ने जाती है, यही टीम हर जगह मुद्दे बना रही है, तो कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। क्या इनको कोई सपना आ जाता है? कहीं ऐसा तो नहीं इनका कोई आदमी ये काम कर रहा है? मुखबिर कहते हैं जिसको, मैं ये कह रहा हूं मुखबिर। तो मुखबिर को कहां से सपना आ जाता है? जो आदमी जो अंकुश के अपन बात कर रहे हैं उसका कोई अफीम से लेना देने नहीं, अफीम उसके सामने रख दो और गुड़ की ढेली सामने रख दो तो वो ये नहीं बता सकता कि अफीम है ये गुड़ की ढेली। उस आदमी को क्या लेना देना?
और जिस तरह की जावत पुलिस नीमच में आके उसको पकड़ के ले जाती है और नीमच में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट होती है, उसके अपहरण की बात चलती है, खुद पुलिस कप्तान ढूंढते हैं उसको, सबसे बड़ी पुलिस कप्तान ढूंढ रहे हैं। यही मैं कह रहा हूं कि पुलिस कप्तान ये बोल रहे हैं और पुलिस कप्तान मौके पे जाते हैं, तो पुलिस कप्तान को सौ मोटो नहीं लेना चाहिए कि जावत पुलिस कैसे आ गई नीमच में। वो नीमच में रहती है, पुलिस कप्तान को सोचना चाहिए कि पुलिस ने आगे कैसे कार्रवाई करी, उनसे परमिशन क्यों नहीं ली। कोई भी मामला बनता है तो उच्च अधिकारियों को अवगत कराना पड़ता है, धारा 42 के अंतर्गत उन्होंने अवगत क्यों नहीं कराया, क्यों नहीं कराया, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करी। अगर उसने ऐसा किया तो इसलिए लाइन किया गया, इसलिए लाइन नहीं किया गया, मामला तो और आगे जाएगा। अभी मामला ही खत्म नहीं हो रहा कि उसने ये नहीं किया। अब मुद्दा ये आ रहा है कि मुखबिर को कहां से सूचना मिली और मुखबिर को जानकारी मिली तो कैसे मिली, वो कौन व्यक्ति था जिसने दी, किसके यहां से अफीम अंकुश ने उठाई, कौन व्यक्ति था, अंकुश वहां गया था कि कोई आदमी लेके आया था, इन सब सारी चीजों पे तथ्य पे गौर किया जाना चाहिए। वो मुखबिर है, उनके मोबाइल तुरंत लेके मोबाइल की डिटेल निकालनी चाहिए, अंकुश की मोबाइल डिटेल निकालनी चाहिए, क्योंकि वो निर्दोष आदमी है, उसको मालूम पड़ जाएगा उसने किससे बात करी, किसने बातचीत नहीं करी। और ये जो मुखबिर है तीनों, इनकी भी डिटेल निकलनी चाहिए और इन मुखबिरों की डिटेल में निश्चित रूप से कुछ पुलिस वालों के नंबर होंगे, उनकी भी डिटेल निकाली जानी चाहिए, तब जाके कड़ी से कड़ी जुड़ेगी और तब जाके असली बात सामने आएगी। केवल इसको कहना कि हमने मुखबिरों को पकड़ लिया और मुखबिरों के खिलाफ हमने मुकदमा दर्ज कर दिया, इससे मामला खत्म होने वाला नहीं है। सबसे बड़ा सवाल मैं आपको बताता हूं कि नीमच जिला तस्करी को लेकर जिस प्रकार से प्रसिद्ध है, यहां आने के लिए अधिकारी तरसते हैं। ऐसा क्या है नीमच जिले में, हर टीआई आने के लिए यहां पर ट्रांसफर होकर चला जाता है, वो टीआई वापस आ जाता है, फिर ट्रांसफर हो जाता है, वापस आ जाता है। नीमच में 2 टीआई वर्तमान में ऐसे महेंद्र जी जो आपकी सरकार में ट्रांसफर हुए लेकिन जाने को तैयार नहीं है, कि क्या है नीमच जिले में ऐसा? ये तो आप समझ ही रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गोलमाल है, तो क्यों रवानगी नहीं दी जाती? बिल्कुल इनकी तुरंत रवानगी होगी। अभी मैंने बताया जैसे पूर्व में कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस सरकार जब विधायकों ने इस्तीफे दिए तो वो भी स्टेबल नहीं थी और वो भी काम नहीं कर पा रही थी। अब भाजपा की सरकार थी तो वो भी स्टेबल नहीं थी, वो भी काम नहीं कर पा रही थी। अब चुनाव के बाद भाजपा की सरकार स्टेबल हो गई, हमारे जनप्रतिनिधियों ने मुद्दे ऊपर तक पहुंचा दिए, हमने मुद्दे पहुंचा दिए हैं और इस पर कड़ी कार्रवाई के ऊपर से निर्देश भी हुए हैं। एसपी, डीआईजी, आईजी सबको ऊपर से निर्देशित किया गया माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। निश्चित रूप से दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और कोशिश ये की जाएगी, हमारी तरफ से प्रेशर यही है कि जो बड़ी मछली है, जो ये मेन धंधा करती है, वो पकड़ में आए। मैं आज आपको इस माध्यम से बताना जाना चाहता हूं कि मेरा एक नौकर था, उसका भाई केवल ड्राइवरी करता था और कोई उसके साथ अफीम लेकर बैठ गया, वो मुकदमे में फंस गया। अभी 6 महीने पहले उस पूरी सजा काटकर छूट कर आया है। उसका दोष केवल इतना था कि वो अफीम वाला उसके साथ अफीम लेकर बैठ गया था, वो तो भाग गया, वो मुलजिम बन गया और उसका सारा घर परिवार बर्बाद हो गया, उसकी वाइफ जल के मर गई, उसकी बच्ची की डेथ हो गई, वो अकेला आज घूम रहा है। तो उमराव जी बताइए, ऐसे मामलों में जांच नहीं हुई, अक्षय गोयल मामले में तुरंत पुलिस डिसीजन के लेती है, अक्षय गोयल निर्दोष साबित हो जाता है, कहीं ना कहीं बेगुनाह फंसने से बच जाता है। लेकिन यही सवाल जो महेंद्र जी ने बोला है कि पहले भी एक निर्दोष सजा काट के आया है, तो पुलिस हर मामले में क्यों संज्ञान नहीं लेती है, क्यों वास्तविक स्थिति तक जाने का प्रयास नहीं करती है, क्या रहता है इसके पीछे कारण? निश्चित रूप से मैं महेंद्र भाई की इस बात से सहमत हूं कि इस जिले में पूर्व में भी ऐसी कार्रवाइयां हुई है जिसके कारण पुलिस संदेह के घेरे में है। मैं चाहता हूं कि हमारे जिले के जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, जो जनप्रतिनिधि है, वो चाहें तो इस पर कार्रवाई हो सकती है। जो पुलिस के विभाग में कुछ ऐसे लोग हैं जो तस्करों से मिले होते हैं, बड़े बड़े तस्करों का माल निकालते हैं और छोटे मोटे कैरियर और जो है प्लानिंग से केस बना के उनको परेशान करते हैं और उनसे अवैध वसूली करते हैं। अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, ये माना जाएगा कि हमारे जिले के जनप्रतिनिधि सक्रिय नहीं है और ये कोई कार्रवाई करवाना नहीं चाहते। अगर ये चाहेंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और ये चाहेंगे सब जनप्रतिनिधि, तो पुराने जितने भी केस बने हुए हैं और उनकी जांच होनी चाहिए, उनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए और जो पुलिस कर्मी अवैध रूप से कमा रहे हैं उनकी भी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। मनासा में उमराव जी, आप ही की विधानसभा, आपने चुनाव भी लड़ा, जनता साहब अच्छे परिचित हैं। अभी 2 थाना प्रभारी ऐसे जिनका ट्रांसफर हो चुका था यहां से, लेकिन उन्होंने ट्रांसफर रुकवा दिया, आज सेवाएं वहीं दे रहे हैं। वो एक की नीमच बगाना थाना प्रभारी आरसी डांगी की रामपुरा पोस्टिंग कर दी, जावत जो अपने मनासा जो टीआई है उनका भी ट्रांसफर रुक गया और मनासा में लगातार सेवाएं दे रहे हैं। तो विभागीय आदेश को भी नहीं माना जाता। आखिर ऐसा क्या होता है कि ट्रांसफर रुकाने के लिए सब अपने आंकड़ों से लगाकर हर प्रयास करते हैं और आखिरकार ये ट्रांसफर रुकवाकर यहाँ सेवाएं देते हैं? क्या है नीमच में ऐसा? निश्चित रूप से ये अवैध जो है डोडा छोला और अफीम की जो तस्करी होती है, कहीं कहीं उसके माल के चक्कर में यहाँ पे रुके हुए होते हैं और यहाँ के अगर जनप्रतिनिधि और यहाँ के जो है विधायक सांसद अगर चाहें तो उनको तत्काल नियुक्त किया जाएगा। कोशिश अगर करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और जनता को राहत मिलेगी।
हम चाहते हैं किसानों को, आम जनता को राहत मिले। पुलिस का जो काम है वो करे। पुलिस के काम से अगर जनता में भय होगा तो ये निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन जिस आदमी के लिए पूरी मीडिया देख रही है, पार्टियां, कांग्रेस, बीजेपी, हाईकमांड, डीआईजी, आईजी लगे हुए हैं, आखिर उसकी खामोशी के पीछे कारण क्या है, ये सवाल हमारी जनता पूछ रही है और हम आप दोनों से भी पूछना चाहेंगे। अक्षय गोयल आज भी पूरे मामले को लेकर साइलेंट है। मेरी खुद की आज फोन लगाई, चर्चा हुई, लेकिन कहीं पर भी उनका फोन नहीं लग रहा है। परिवारजनों से बात करें तो कोई बात करने को तैयार नहीं है। क्या डरा दिया गया या खुद मीडिया के सामने नहीं आना चाहते हैं? क्या आपकी चर्चाएं हुई? क्या कारण लगता है आपको महेश जी? देखिए, आदमी निश्चित रूप से इतनी बड़ी कार्रवाई होना तो उससे घबराहट आदमी में होती है। क्या आदमी पुलिस का डर है क्या? नहीं, जो आदमी को घबराहट रहती है वो ये घबराहट यही रहती है कि चलो आज तो हम जैसे तैसे बच गए, कल पुलिस ने फिर उलझा दिया, इसलिए वो थोड़ा साइलेंट है। परिवार कहीं डरने वाला नहीं है। परिवार में हमारी बातचीत हुई, हमने उन्हें संबल दिया कि घबराने कोई बात नहीं, आप लोग निर्दोष हो और आपके खिलाफ कुछ नहीं होगा, जो दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन वो मीडिया से और इससे सब बचना इसलिए चाहते हैं कि हमें ज्यादा फैलावा नहीं, हमारे ज्यादा वो नहीं हो, इसलिए वो थोड़ा सा दूर रहना चाहते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। वो परिवार किसी से वो नहीं है और कहीं किसी तरह किसी अवैध मामलों में भी वो परिवार लिप्त नहीं है। निश्चित रूप से उनके समर्थन में सभी लोग खड़े थे। ऐसा नहीं कि भाजपा ही खड़ी थी, कांग्रेस के लोग भी उनके साथ खड़े थे, मीडिया और अन्य पार्टियों के लोग भी उनके साथ खड़े थे। आम जनता उन लोगों के साथ खड़ी थी और उनको न्याय दिलाया है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में आम जनता को भी इसी तरह का न्याय मिलेगा। एक भी किसी भी दोषी व्यक्ति के, निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ इस तरह की अगर पुलिस ने कार्रवाई की है तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये मैं पूरी तरह से आपको आश्वस्त करना चाहता हूं सरकार की तरफ से, जनप्रतिनिधियों की तरफ से, कि निश्चित रूप से सब मिलकर एकजुट होकर इस खिलाफ इसके खिलाफ जी क्या लगता है आखिर वो परिवार साइलेंट क्यों? आपका क्या सोचना? आपकी भी लगातार चर्चाएं हो रही होगी। परिवार इतना प्रतिष्ठित परिवार होने के बाद इस तरह का उसके साथ हादसा हुआ, षड्यंत्र रचकर फंसाने का प्रयास किया गया, पुलिस से लगाकर मुखबिरों की बड़ी भूमिका दिखाई दी, पुलिस भी लाइन अटैच किए, निलंबित किए गए, टीआई लाइन अटैच करे गए, 3 मुखबिर को आरोपी बनाया गया। तो क्या लगता है वो परिवार क्यों सामने नहीं आ रहा? क्या अभी भी आपको लगता है दबाव बनाया हुआ है, प्रेशर बनाया हुआ है, या वो खुद ही आना नहीं चाहता है? निश्चित रूप से मैंने बात सही कही है। और ये जो है ये क्यों नहीं बताना चाह रहे हैं, इसके पीछे कहीं न कहीं डर दबाव तो उनके ऊपर है। और वो किस तरह का डर दबाव है ये आज वो बताने को तैयार नहीं, लेकिन पूरे क्षेत्र की जनता ये देखना चाहती है कि उनको पकड़ने के बाद कहां ले गए। क्योंकि पुलिस की दोहरी भूमिका ऐसी हो गई, एक तरफ तो अपहरण का केस दर्ज किया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है, दूसरी तरफ उनको पकड़ के पुलिस ही ले गई और अवैध तरीके से केस बनाने की कोशिश की जा रही थी। तो कहीं न कहीं पुलिस की भूमिका संदेह में है और कहीं कहीं वो पूरी बात बता नहीं रहे। उनको इतने घंटे रखा तो क्या क्या पूछताछ की गई, क्या मांग की गई, क्या केस बनाने की धमकी दी गई, उनको कहां कहां रखा गया, ये फरियादी बता पाएगा, ये फरियादी बता पाएगा। पूछताछ करके और निश्चित रूप से सही जगह पे पहुंचना चाहिए और सही तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। जहां जहां उनको ले गए, जिन जिनसे उन्होंने संपर्क किया, उनकी कार डिटेल निकाली जानी चाहिए। अवैध तरीके से काम करने वाले जितने पुलिसकर्मी हैं यहाँ, उनको सब लोग जानते हैं, इसलिए उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई होगी तो ही इस क्षेत्र की जनता को। नहीं, अभी तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए नीमच जिले की सिंगोली पुलिस का वाकया सामने आया। पुलिस की सक्रियता कितनी है इसका नजारा उस समय पुलिस की खोल खुल गई जब सिंगोली थाना क्षेत्र के, आपने खुद ने देखा होगा महेश जी, कल 15 क्विंटल अवैध डोला चूरा के साथ आयशर ट्रक पलटी खाई, तब जाके पुलिस पहुंची मौके में तो पता चला उसके अंदर 15 क्विंटल डोला चूरा भरा हुआ था। ऐसे में कहीं न कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होते हैं कि थाना क्षेत्र से गाड़ी निकल रही थी, पुलिस के कहां गए थे मुखबिर? जो कार्रवाई के दौरान मुखबिर पहुंच जाते हैं, क्या पुलिस को जानकारी नहीं थी या फिर क्या कहें इसको महेश जी? देखिए, मैं कोई पुलिस का पक्ष नहीं ले रहा, पर किसी ट्रक में क्या जा रहा है एकदम से अंदाज लगाया नहीं जा सकता। नहीं तो यहां तो मुखबिर पहुंच गए थे। मेरी बात पूरी सुन जी। कहीं ना कहीं से किसी न किसी के द्वारा माध्यम से सूचना ही मिलती है, उसके आधार पर पुलिस कार्रवाई करती है। बिल्कुल। अब ये भी हो सकता है कि पुलिस की रेख देख में माल निकल रहा हो, है ना, मैं दोनों ही संभव है। ये भी हो सकता है कि पुलिस की देख रेख में माल निकल रहा हो, और ये भी हो सकता है कि पुलिस को खबर नहीं हो, क्योंकि हर ट्रक की तलाशी तो पुलिस ले नहीं सकती कि जो भी ट्रक निकल रहा है उसकी तलाशी लो क्या है इसमें। तो दोनों ही मामले इसमें हो सकते हैं, और अगर पुलिस की देखरेख में होता है तो ये बिल्कुल निश्चित रूप से गलत है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बड़ी मात्रा में क्या होता, बड़ी मात्रा में था वो, छोटा मोटा समझ में आता, बड़ी जब छोटी 2-2 किलो, 1-1 किलो, 10-10 किलो, 40 किलो डोला चूरा पकड़ा जाता है। डोला चूरा तो बड़ी मात्रा में जाता है,
किलो 2 किलो तो जाते ही नहीं हो। नहीं तो लेकिन 40-50 किलो कार्रवाई है, 40-50 क्विंटलों से जाता है, हाँ। और ट्रक में जा रहा है तो निश्चित रूप से क्विंटलों में जाएगा। छोटी गाड़ियों में 10 किलो 50 किलो 100 किलो मिलता है, लेकिन बड़ी गाड़ी में क्विंटलों से मिलता है। और कहीं ना कहीं से पुलिस को कोई सपना तो आता ही नहीं कि इस गाड़ी में क्या जा रहा है, कहीं ना किसी माध्यम से उसको जानकारी मिलती है और सूचना मिलती है, उसके आधार पर वो दबिश देती है। तो अगर ऐसा था तो उन्होंने अगर उनके पास सूचना थी तो उन्होंने उसको निकाला, दबिश नहीं दी तो भी कार्रवाई होनी चाहिए। और सूचना मिलने के बाद तो निश्चित रूप से पकड़ दी है वो, पहले एक बार तो पकड़ दी, बाद में कुछ उनका सेटलमेंट हो जाए और छूट जाए वो चीज अलग है, लेकिन एक बार तो कार्रवाई करते ही है। 15 क्विंटल डोला चुरा है, अगर वाकई में पुलिस तफ्तीश करने जाएगी तो कितने लोगों का उमराव जी माल हो सकता है? 15 क्विंटल डोला चुरा किसान के पास, कितने किसानों या किन्हीं तस्करों से खरीदना पड़ेगा तब जाके 15 क्विंटल डोला चुरा आएगा? कम से कम 15 से 20 लोगों का डोला चुरा 20 कुंटल 15 कुंटल का भी करीब करीब होगा, करीब करीब 70 किलो से लगा के 1 कुंटल तक पैदा होता है। तो मैं एक और बात करना चाहता हूँ इस विषय पे, जब इस सब्जेक्ट पड़ी है, वर्तमान में जो सरकार है उसको ये चाहिए कि किसानों का जो डोला चुरा है ये अवैध कैसे हो गया। सरकार खरीद ले तो अवैध होगा ही नहीं, अवैध तो इसलिए हुआ कि सरकार नहीं खरीद रही है, तो किसान तो कहीं कहीं बेचेगा, वेस्ट मटेरियल है। नहीं, लेकिन उमराव जी आपकी सरकार आई उसने भी तो पहल नहीं करी। मेरा कहना सरकारें बदलती है, किसान वहीं का वहीं है, तस्करी के मामले बनते हैं, बेगुनाह फंसते हैं, तस्करों पर अंकुश लगाने का प्रयास करता है, न अंकुश लगता है, न किसान आज तक डोला चुरा खरीद पाते हैं, न सरकार के प्रयास किए जाते हैं। दोनों ही सरकारों को सवाल करना चाहूंगा, मैं आपसे भी पूछूंगा, आपकी सरकार ने क्यों प्रयास नहीं करा? निश्चित रूप से सही बात है कि मध्य प्रदेश में 15 महीने की सरकार रही है और उस दौरान बहुत सारी कार्रवाइयां करनी चाहिए थी और नहीं हो पाई, समय भी कम मिला। लेकिन जो शुरुआत हो रही थी किसानों के पक्ष में, और विशेषकर डोला चुरा अफीम का भाव अच्छा मिले किसानों को और डोला चुरा अवैध तरीके से सरकार खरीद के नष्ट करे। जब एक तरफ सरकार कह रही है कि ये अवैध है तो इस अवैध काम को वैध करना चाहिए, तरीका करना खरीदना चाहिए। पहले भी खरीदती थी सरकार। आपकी वर्तमान में सरकार है, महेंद्र भाई साहब आपकी भी बात हुई होगी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? क्या इसको तस्करी से बाहर करना चाहिए? क्या डोला चुरा खरीदी पर विषय करना चाहिए ताकि कहीं कहीं तस्करी पर अंकुश लग पाए? कार्रवाइयों से अंकुश नहीं लगने वाला है, या आपने भी देखा लगातार तस्करी के मामले निकलकर सामने आते हैं और सिर्फ जो पहुंचने वाले बंदे जो होते हैं, छोटे मोटे जो होते हैं कोरियर बॉय, वहां तक पुलिस सीमित हो जाती है, मेन सरकना वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। देखिए, मैं तो हम सब चीजों से अलग हटके एक नई बात करना चाहता हूं, और वो बात यह है कि ये जो डोला चूरा है इसमें मार्फिन का परसेंटेज बहुत कम होता है, तो इसको एनडीपीएस एक्ट से बाहर कर देना चाहिए। इसको बाहर करके यदि खुला कर दिया जाएगा तो डोला चूरा की तस्करी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। निश्चित रूप से और सही बात है ये इस बात पर क्या है अभी, लेकिन आप दोनों सहमत हैं, करेगा कौन? सरकार बीजेपी भी थी, बीजेपी भी है, कांग्रेस भी थी, लेकिन कब इसकी शुरुआत होगी? इस मांग को आप खुद देख रहे हैं, निचले स्तर पर किसान कई समय से इस मांग को कर रहे हैं कि भैया डोला चोरा की खरीदारी होनी चाहिए, तस्करी से बाहर होना चाहिए, लेकिन कोई भी निष्कर्ष। मैं आपको एक और कड़वी बात और बताना चाहता हूं कि यदि कोई भी सरकार आ जाए वो ये बात करेगी कि डोला चोरा किसानों को नष्ट करा दिया जाए तो किसान उससे नाराज होगा। बिल्कुल, किसान चाहता है उसको कीमत मिले, भाव मिले, और सरकारों की स्थिति है, सरकार को बहुत ज्यादा रेट डोला चोरा का दे नहीं सकती, क्योंकि सरकार को भी उसको नष्ट करना है। ये मैं बिल्कुल अलग हट के बात कर रहा हूं, कोई सी भी सरकार हो, कांग्रेस की हो, भाजपा की हो, बसपा की हो, कोई सी भी अन्य सरकार हो, वो बोलने के लिए बोल देगी पर कर नहीं पाएगी। इसलिए इस डोला चोरा को एनडीपीएस एक्ट से बाहर अगर हम कर देंगे और खुला कर देंगे तो ये सब तस्करी बंद हो जाएगी और किसान इसको खेत में डाल के सड़ाने लग जाएगा, जैसा आज से 40 साल 45 साल पहले वो करता था, खेत में डाल के, जिससे खेत में कीड़ा भी नहीं लगता था और खेत में खाद के रूप में इस डोला चोरा का उपयोग होता था। एक लास्ट सवाल मेरा रहेगा, अपनी डिबेट को ही विराम दूंगा, इसके बाद सवाल के बाद में जाना चाहूंगा। जनता एक सवाल पूछना चाहती है, अक्षय गोयल मामले में आपकी बीजेपी से लगाकर, कांग्रेस से लगाकर, हर सोशल मीडिया से लगाकर हर व्यक्ति ने भूमिका निभाई, कहीं कहीं निर्दोष आदमी फंसने से बच गया, पुलिस की भूमिका से लगाकर मुखबिरी की भूमिका, किस तरीके से एनडीपीएस किए जा रहे हैं वो चीज निकलकर सामने आई, पुलिस की खाकी पर दागदार हुई, कई तरह की सवाल खड़े हुए, सोशल मीडिया पर चर्चाएं चली। लेकिन क्या आगे आप आश्वस्त करते हैं, आपके गृह मंत्री से बात हुई, सीएम से बात हुई कि आगे इस तरह के मामले नहीं होंगे? एक आम आदमी जो किसान होता है उसके साथ अगर किसान का तबका लगा होता अक्षय गोयल के साथ तो क्या होता और क्या करती पुलिस? किसान का तबका उसके साथ लगा होता तो भी, चूंकि अफीम की खेती नहीं करता तो कुछ नहीं करता। मैं आज किसान हूं लेकिन मैंने अफीम की खेती, मेरा खुद का पट्टा सरेंडर कर दिया तो मेरे ऊपर आरोप नहीं लग सकता है। खेती करता तो क्या वो दोषी हो जाता? नहीं, तो भी नहीं होता ना। दोषी तब होता जब मैं अवैध रूप से माल बेचता, अफीम बेच देता, डोला चोरा अवैध रूप से बेच देता तो दोषी होता।
मैं अगर अफीम का धंधा वो खेती कर रहा हूं, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं एनडीपीएस का आरोपी बन जाऊंगा या मैं अवैध धंधा कर रहा हूं। मैं निश्चित रूप से सरकार की तरफ से आश्वासन देना चाहता हूं आम जनता को कि वो निश्चिंत रहे कि ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा किसी परिस्थितियों में, और आगे इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी। उमराव जी क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप लास्ट में? मैं चाहता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार से मांग करता हूं कि इस डोड़े छोरे को व्यवस्थित तरीके से इसका निपटारा किया जाना चाहिए। जिस तरह से मैंने एक जगह पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट के भी निर्देश हैं कि जैसा महेंद्र भाई ने बताया कि डोड़े छुरे में मार्फिन की मात्रा बहुत कम होती है, और मार्फिन का मात्रा अगर कम होती है तो इस पर एनडीपीएस एक्ट से इसको बाहर करना चाहिए और वैध तरीके से इसके बदले में जो किसानों को प्रतिपूर्ति है, सरकार को जो भाव है उसमें खरीदना चाहिए, उसको खरीदना चाहिए, उसको नष्टीकरण करे सरकार, लेकिन किसानों को उसका नुकसान न हो, उसका लाभ किसानों को मिलना चाहिए। यह है पुलिस नीमच पुलिस की कार्रवाई को लेकर आपने विशेष चर्चा में देखा किस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही चाहती है कि डोला चूरा जो है वो तस्करी से बाहर किया जाए, कई बेगुनाह लोगों पर पुलिस जो कार्रवाई करे उसको लेकर पारदर्शिता देखी जाए, निर्दोष लोगों पर कार्रवाई नहीं, इसको लेकर वर्तमान सरकार के जो प्रतिनिधि यहां पर आए थे महेंद्र जी भटनागर, उन्होंने आश्वासन किया और कहा है कि जो वर्तमान की जो कार्रवाई है उसको लेकर सख्त से सख्त कार्रवाई आगामी दिनों में देखने को मिलेगी। साथ ही पुलिस कप्तान मनोज कुमार राय ने भी यह मामला सामने आने के बाद तीखे तेवर दिखाए हैं। पुलिस कप्तान मनोज कुमार राय ने थाना प्रभारी से चौकी प्रभारियों की पुलिस कंट्रोल रूम पर बैठक ली और सख्त निर्देश दिए, लेकिन देखना है कि निर्देशों का पुलिस जिले में कितना पालन करती है और क्या आम लोगों के साथ ऐसी घटनाएं दोबारा रिपीट नहीं होगी जिससे पुलिस की छवि खराब हो, साथ ही साथ सरकार पर भी सवाल खड़े हों। इसको लेकर अगली डिबेट में हम कुछ जनप्रतिनिधियों के साथ फिर कर चर्चा करेंगे। तब तक देखते रहिए प्रदेश हलचल।